नमस्कार, रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो रिपोर्टर लाइव में आज बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल हुआ है। साथ ही गुजरात के लिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। तो वहीं पीएम के गढ़ में योगी ने फिर हुंकार भरी है। तो उधर कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिंपल यादव ने की वेरीफाई हस्ताक्षर। तो रिपोर्टर लाइव में इन तमाम बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर होगी। तो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे हर खबर पर अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो इन मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास बात रही, हमारी सहयोगी पूजा झा आपको बताएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी का ये घोषणा पत्र जारी किया। इसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अगर प्रदेश में फिर से बीजेपी की वापसी होती है तो सबसे पहले युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का दावा किया है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं पर फोकस किया गया है। घोषणा पत्र की बात करें तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए की बात कही है, दावा किया है। सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है और कहा है कि सरकार में उनकी वापसी होती है तो 500 करोड़ के अतिरिक्त बोझ से गौशालाओं को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित करने की बात कही है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में एक सी फूड पार्क बनाने का वादा किया है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वार्षिक सीमा 5 से बढ़ाकर 10 लाख किए जाने का दावा किया है बीजेपी ने। और ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 110 करोड़ रुपए की योजना का वादा किया गया है और 10,000 करोड़ रुपए के बजट से 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूलों में बदलने का दावा किया गया है बीजेपी के घोषणा पत्र में। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करें तो उन्होंने अपने इस घोषणा पत्र में युवाओं, रोजगार, महिलाओं और किसानों पर ज्यादा फोकस किया है। जो प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, उन्होंने दावा किया है कि इस घोषणा पत्र को बनाने में जो प्रदेश के 1 करोड़ लोगों की राय ली गई है, उनके सुझाव शामिल किए गए हैं इस घोषणा पत्र में। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र है वो गुजरात में दोबारा कमल खिलाने में कितना कारगर साबित होता है। निकी के साथ मैं पूजा झा। तो वहीं गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप पर बड़ा हमला बोला है। तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आतंकवाद का सच्चा समर्थक बताया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। गुजरात में सियासी पारा जहां पीक पर है, वहीं तमाम राजनीतिक दल भी इसमें अपनी जोर आजमाइश में लगी है। बता दें कि इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने 3 जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है और यूपी मॉडल की बात की है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि 27 साल के किले को किसी तरह से बचाया जाए, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात प्रधानमंत्री भी लगातार अपने भाषणों में करते आए हुए हैं कि देश में हर राज्यों को गुजरात मॉडल बनाया जाए। गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आतंकवाद का सच्चा समर्थक बताया है। सीएम योगी ने सेना के शौर्य का सबूत मांगने वालों पर भी निशाना साधा है। हालांकि आपने और सांसद संजय सिंह ने इसका जवाब दिया है और कहा कि बीजेपी गुजरात में हार रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मुख्यमंत्री योगी को जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली से आया नमूना आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। वो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब ये भारत के बहादुर जवानों से कहता है कि इसका प्रमाण क्या है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी जनसभा के दौरान विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि यूपी मॉडल जिस तरीके से काम कर रहा है, गुजरात में भी अब बीजेपी लगातार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने जनसभा में कहा कि बीजेपी जिस तरीके से लगातार विकास का काम कर रही है, विपक्ष कभी भी इस तरह से काम नहीं किया। कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला, आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि 27 साल ने बीजेपी ने गुजरात में लगातार विकास किया है और आगे भी विकास करती रहेगी और एक मौका और दिया जाए। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया। तो
तो इस दौरान उन्होंने ई कोर्ट परियोजनाओं के तहत अलग अलग नई पहलों का शुभारंभ भी कर दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। संविधान दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के एक समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने ई कोर्ट परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम लोग संविधान दिवस मना रहे थे, उस वक्त मानवता के दुश्मनों ने मुंबई में आतंकी हमला कर हमें एक दंश झेलने को मजबूर कर दिया। तो वहीं उन्होंने आज कहा कि जो हमारे संविधान में बी द पीपुल शब्द है, उसका मतलब एक भावना, एक प्रतिज्ञा है और हम सभी देशवासियों के इस प्रतिज्ञा को समझना चाहिए कि कैसे हम एक संविधान के तहत आज आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया हम पे नजर टिकाई हुई है। कैमरामैन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सत्येंद्र जैन से मिलने तत्कालीन जेल अधीक्षक अजीत कुमार आए थे। तो इसी खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी नितिन चौधरी ने। मनी लॉन्ड्रिंग में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो और तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले सत्येंद्र जैन का जो है एक वीडियो और वायरल हुआ था, उसमें जो है सत्येंद्र जैन जो है मसाज कराते हुए नजर आए थे। वहीं दूसरी वीडियो वायरल होने के बाद में जो सत्येंद्र जैन का जो है खाना खाते हुए जेल के अंदर वीआईपी खाना खाते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं तीसरा वीडियो आज जो जेल के अंदर वायरल हो रहा है, उसमें पुलिस जो जेल अधीक्षक हैं अजीत सिंह, जो अब फिलहाल निलंबित उन्हें कर दिया गया, तो उसको देखते हुए उनके साथ में बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से जेल के अंदर जो है वीआईपी जो ट्रीटमेंट है आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से जो वीडियो काफी तेज वायरल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन वीडियो पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर दिया जा रहा है और उनके साथ में जो है काफी लोग भी मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ में जो है पहले मसाज कराते हुए जो वीडियो है वो वायरल हो रहा था। उसमें आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था कि जो मसाज कर रहा है वो व्यक्ति जो है नाबालिग के साथ में उन्होंने पहले रेप करा था, जो व्यक्ति उसके साथ में मसाज कर रहा है और साथ ही उस पर जो है पूरी तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरह इसमें सत्येंद्र जैन की वीडियो जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि वो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी को और तिहाड़ जेल पे सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन से मिलने के लिए खुद जेल अधीक्षक जो है अजीत सिंह, जो इस टाइम जो है निलंबित है, तो उनसे मिलने के लिए उनके रूम पे बैरिक के अंदर बातचीत करें, उनके साथ में तमाम लोगों के साथ में बैठ के बातचीत करें। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से नगर निगम जो चुनाव आ रहे हैं, नजदीक देख रहे हैं, तो उसमें देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो हार नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब जो है इधर उधर की जो है बौखलाई और उल्टी सीधे जो सवाल जवाब है वो करने में नजर आ रही है। साथ ही उसका क्या आम आदमी पार्टी ने जो है आरोप लगाते हुए कहा है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जेल के अंदर से, तिहाड़ जेल के अंदर से जो है सत्येंद्र जैन के जो मंत्री हैं उनकी वीडियो वायरल होती नजर आ रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा और उन्होंने कांग्रेस ने भी तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन का सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल में सत्येंद्र जैन जो है कुछ लोगों के साथ में नजर आ रहे हैं बातचीत करते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी पे आम आदमी ने कहा है, पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय नगर निगम चुनावों में अपनी हार को नतीजे सामने देखने को लग रही है, तो लेकिन उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। तो वही मेरठ में 30 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित सैनी। मुलायम सिंह के निधन के बाद लोकसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। इसी श्रृंखला में जहां दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से रघुराज सिंह शाह के मैदान में है। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आज डिम्पल यादव मुख्यालय पहुंची हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद नामांकन कक्ष में जाकर उन्होंने वेरीफाई हस्ताक्षर किए हैं। वेरीफाई हस्ताक्षर करने के बाद हर पोलिंग बूथ और पीठासीन अधिकारी उन हस्ताक्षर के बाद ही आगे की जो दस्तावेज प्रक्रिया है उसको संपन्न कराने के लिए आज डिम्पल यादव धर्मेंद्र यादव के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी। कार्यालय उन्होंने सिग्नेचर करने के बाद अपनी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए वहां से रवाना हो गई हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं मेरठ में 30 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन दोनों ही अलर्ट है। 30 नवंबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित सैनी। 30 नवंबर को मेरठ में सीएम
आ रहे हैं और जिसकी तैयारी यहाँ पूरे जोर शोर से की जा रही है। आपको बता दें कि सहारनपुर गाजियाबाद के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ अब मेरठ आ रहे हैं और उसकी जो यहाँ पे तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं सामने ये वो मंच बनना है जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में 20,000 प्रबुद्ध जनों से जनसभा करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह की यहाँ तैयारी है, यहाँ पर प्रशासन लगातार निगाहें बनाए हुए हैं और यहाँ की जो तैयारी है वो पूरे जोर शोर से चल रही है। ठीक इस तरफ मेरे आप सामने देखते हैं यहाँ कुर्सियां बिछी हुई हैं, जहाँ पे शुरुआत की लाइन में जो व्हाइट रंग की कुर्सियां हैं, यहाँ पर वीआईपी गेस्ट बैठेंगे और उसके ठीक पीछे जो योगी जी संवाद करेंगे उन वहां उस गैलरी में आम जनता वहां बैठेगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के चलते हुए भी योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर जो इस बार की रैली है वो काफी असर करेगी और साथ साथ इस रैली में, इस जनसभा में वो 5.5 करोड़ रुपए के भी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जो कि निकाय चुनाव को लेकर एक काफी अच्छी पहल है। क्योंकि आने वाले समय में जो है आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद जो है चुनाव रैली बंद हो जाएगी। लेकिन जो मेरठ की बात की जाए तो खास यहाँ की आपको बता दो विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने यहीं से अपनी विजय का बिगुल बजाया था और मेरठ की बात की जाए तो क्रांतिकारी धरती पर ही उन्होंने इस बार भी जो है यहाँ पे जो आ रहे हैं तो जरूर इस बार भी एक अच्छा निर्णय यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ साथ बताऊंगा ये कहाँ की तैयारी की जा रही है, ये मेरठ के ब्रह्माशाह पार्क में तैयारी की जा रही है, जिसे विक्टोरिया पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये पार्क जो स्टेडियम है, यहाँ से ही स्टेडियम से 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी ने अपनी जीवन की जो है एक अच्छी कहानी लिखी है और एक अच्छे दौर से यहाँ से गए हैं। उनका नाम है प्रवीण कुमार और दूसरे हैं भुवनेश्वर कुमार। इसी धरती से उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया और इसी धरती पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, जिसकी तैयारी यहाँ संपूर्ण रूप से की गई है। काफी बड़ा ये मंच है और कम से कम यहाँ हजारों की संख्या में जो है लोग उनके यहाँ सुनने आएंगे। कार्यक्रम की बात की जाए तो वो लगभग यहाँ मेरठ में 30 नवंबर को 12 बजे करीब आ जाएंगे और लगभग 2 से 3 घंटे तक उनका कार्यक्रम रहेगा। साथ साथ वो अपने जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और जिला जो पुलिस प्रशासन है उनके साथ भी कानून को लेकर, क्राइम को लेकर भी वो बातचीत करेंगे। साथ बताऊं कि जहाँ की तैयारी है वो संपूर्ण कर ली गई है। सिर्फ यहाँ पे जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो यहाँ पर जिला जो अभी हाल ही में कुछ देर पहले यहाँ पे जो है जिला अधिकारी भी अपने मुआयना कर गए, एसएसपी भी यहाँ पे आके मुआयना कर गए हैं। तो यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखना ये है कि आने वाली 30 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ जो जैसे कि निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं और तो जनता के अंदर कैसा वो जोश और कैसे वो वादे जो है जो किए जाएंगे वो उनका कितना असर पड़ेगा। इंडिया वॉइस से अमित सैनी, मेरठ। तो वहीं श्रद्धा मर्डर केस में अब तक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जंगल में मिली श्रद्धा की हड्डियां पिता के ब्लड सैंपल के डीएनए से टाइल्स पर मिले खून और हड्डियों के नमूने का मिलान हो गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आफ्ताब ने पूछताछ में और फॉरेंसिक जो टीम ने जो है उसका खुलासा किया है। बताया है कि जो फर्श पर जो भी धब्बे मिले थे वो जो है उसके श्रद्धा के पिता के डीएनए टेस्ट से मैच हो गए हैं। इससे साफ तौर पर ये जाहिर हो जाता है कि जो है श्रद्धा की हत्या हो चुकी है। वहीं पर अभी तक आपको बता दें कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि श्रद्धा की हत्या हुई है कि नहीं हुई, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद जो है आफ्ताब ने जो खुलासे किए हैं उसमें पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या हुई है। वहीं पर इस मामले में अब लगातार आरोपी से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इस तरीके से जो मामले श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आफ्ताब जो है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते पुलिस को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। लेकिन पुलिस ने जब जो है पॉलीग्राफी टेस्ट की बात की, जब पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ तो उसमें कई सारे सवाल उससे पूछे गए। इन सवालों के जवाब में उसने जब पूछा कि तो उसने बताया कि उसने सबसे पहले दृश्यम फिल्म देखी थी और जो है उसको अब दृश्यम पार्ट 2 का भी इंतजार है। वहीं आपको बता दें कि इसमें पुलिस जो है आरोपी से फिर एक बार पूछताछ कर सकती है। अगर पॉलीग्राफी टेस्ट दोबारा सही से नहीं होता है तो उससे एक बार फिर पूछताछ की जा सकती है। कैमरामैन निक्की के साथ धी राजपूत, इंडिया वॉइस। तो वहीं कालाढूंगी के कोटाबाग के शेरपुर क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में बिहार निवासी मजदूर की 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश छिमवाल। देवभूमि उत्तराखंड में जो 2.5 साल की बच्ची के साथ एक मासूम के साथ दरिंदगी की गई है, कहीं ना कहीं पर वह यह चीज़ को जाहिर करती है कि जो यह पर्यटन नगरी है, चाहे वह देव स्थल है
और कहीं ना कहीं पर ये चारधाम यात्रा और चाहे वह विश्वविख्यात एक उत्तराखंड का नाम विश्वविख्यात पोर्टल पर एक रखा गया है और कहीं ना कहीं पर इस तरह की जो दरिंदगी होती है उत्तराखंड का नाम धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया वॉइस के लिए कराडुंगी से मुकेश छिमवाल। तो वहीं रायबरेली में हिंदू छात्रा को 2 मुस्लिम युवक और एक युवती धर्म परिवर्तन कराने ले जा रहे थे तो समय रहते परिजनों को पता चला, जिससे छात्रा को उनके चंगुल से छुड़ा लिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली जिले में एक लफ्जिहात का मामला सामने आया है। आपको बता दें, रायबरेली जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा से कुछ युवकों और एक युवती के द्वारा मिलकर यात्रा को बहला फुसलाकर पहले प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगे, जिसके बाद उसके परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी होती है। वहीं परिजनों ने समय रहते ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दिया, जिससे नाबालिग छात्रा को पुलिस वालों ने हिरासत में लेते हुए उसके परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद वहीं धर्म परिवर्तन करवाने वाले 2 युवक व एक युवती को हिरासत में लेकर धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत कार्यवाही करने लगी। आपको ये भी बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जो दोनों लड़के धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं और एक लड़की है, ये लंबे अरसे से इस कार्य में लगातार संलिप्त पाए जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए संज्ञान में लिया गया है और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो वहीं अमरोहा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर अमरोहा पुलिस की बदमाशों से हुई दूसरी मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है। तो इसी खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान ने। अमरोहा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। 24 घंटे में 2 बार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जहां पर अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए हैं। पहला मामला देहात थाना क्षेत्र के कांट बाईपास रोड का है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आम के बाग में छापेमारी की, जहां पर पुलिस ने हत्या में नामजद आरोपी कामिल और हसन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जो दोनों इनामिया बदमाश है, जिन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिनके पैर में गोली लगने से दोनों घायल हुए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं दूसरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गजोड़ा रोड पर हुआ है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक हत्या में नामजद आरोपी शुएब को गिरफ्तार किया है, जिसको चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस चेकिंग कर रही थी, जब भी पुलिस ने उस बदमाश को रुकने का इशारा किया, जिसके बाद पुलिस पर उसने फायर कर दिया, जिसमें एक सिपाही की गोली लगने से घायल हुआ। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग करते हुए शुएब को गिरफ्तार किया है। शुएब की टांग में गोली लगने से वो घायल हुआ है। फिलहाल सभी जो घायल बदमाश हैं और जो घायल सिपाही हैं, उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो वहीं बिजनौर में चर्चित बीबीए छात्र की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर रोशनी डाल रहे हैं हमारे सहयोगी जहीर अहमद। 3 दिन पहले हुई कोतवाली शहर क्षेत्र में एक बीबीए छात्र की हत्या के मामले में आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 हत्या के आरोपियों को आज गिरफ्तार किया है। पुलिस की 5 टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, जहां आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी यश और एक उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को फिलहाल पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी के ऊपर कल पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। दोनों आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा और बाइक भी बरामद की है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। तो वहीं आरा शहर की नगर थाना पुलिस ने वांटेड कुख्यात मोहम्मद बेलाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो गुरुवार की रात उसे थाना क्षेत्र के चौधरीयाना के पास से अपराध की साजिश रचते हुए उसे पकड़ा गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नेहा गुप्ता। भोजपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध की घटनाओं पर नकेल कसने को लेकर छापेमारी की गई। इसमें छापेमारी में भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि जो कुख्यात अपराधी थे मोहम्मद बिलाल की गिरफ्तारी हुई है। काफ़ी दिनों से पुलिस इसकी गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी प्रयास कर रही थी, लेकिन इसे लेकर गिरफ्तारी हुई, जिसकी पुष्टि एएसपी हिमांशु द्वारा की गई है। बताया गया है कि इनके गिरफ्तारी के साथ ही देसी कट्टा 315 बोर के 2 गोली और मोबाइल बरामद किया गया
गया है। इसके साथ ही भोजपुर एसपी द्वारा विभिन्न थानों को निर्देश दिया गया है कि लगातार जो आपराधिक घटनाएं हो रही है या अन्य वांछित घटनाओं में फरार आरोपी है उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जाए। बता दें कि हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार भोजपुर में आपराधिक घटनाएं बढ़ी थी, जिसे लेकर लगातार भोजपुर एसपी को तबादले की भी खबर आ रही थी, लेकिन जहां एक और जिस तरह से तेजी से घटनाएं बढ़ी है, उसे घटना के बाद भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह के निर्देश पर छापेमारी हुई और छापेमारी के साथ ही गिरफ्तारी के साथ ही सभी केसों का उद्भेदन समय पर कर दिया गया है। इसके साथ ही बड़े कुख्यात आरोपी और कुख्यात अपराधी मोहम्मद बिलाल की गिरफ्तारी की पुष्टि की जा रही है, जिसमें काफ़ी दिनों से पुलिस इसको गिरफ्तार करने को लेकर छानबीन कर रही थी। और बताया जाता है कि जिस तरह से कई संगीन आरोप हैं इनके ऊपर, 1 दर्जन से ज़्यादा थानों में एफआईआर दर्ज है। साथ ही शिवसेना जो नेता है उन पर फायरिंग करने का भी आरोप है। इसे लेकर भोजपुर पुलिस द्वारा बताया गया है कि काफ़ी बड़ी सफलता है जिस तरह से कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। इसके अलावा अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी चल रही है। मैं भोजपुर से नेहा गुप्ता। तो वहीं सिद्धार्थनगर में बाढ़ पीड़ित किसानों में से बाढ़ राहत आपदा दिलाने के नाम पर लेखपाल का पैसे मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। बाढ़ राहत आपदा के नाम पे किसान से पैसे मांगते हुए लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा वायरल वीडियो, इस कदर जबकि बाढ़ से किसान परेशान थे, तबाही मची हुई थी बाढ़ से और किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई थी। वहीं किसानों के घर में भी पानी घुस गया था और घर भी गिर गए थे। तो अब इस कदर लेखपालों की जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है लेखपाल, जो कि आपदा के नाम पे किसानों से पैसे मांग रहा है, ये जांच का विषय है। इसको जांच होना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब बाढ़ आपदा के नाम पे किसानों से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि किसान बाढ़ में इतना परेशान हो गया था, उसके घरों में पानी घुस गए थे, उसके खाने तक के लाने पड़े थे। लेकिन इस तरह का मामला जो कि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है लेखपाल का पैसे मांगते हुए, ये बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भ्रष्टाचार में लिप्त लेखपाल की जांच होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। तो वहीं यूपी के बलिया जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्या है ऐसा वीडियो में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। बलिया से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। वायरल वीडियो जिला चिकित्सालय का बताया जा रहा है, जहां पे एक मरीज को एम्बुलेंस चालक द्वारा इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इस संबंध में अगर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया है और इसके लिए स्पष्टीकरण डॉक्टर और फार्मासिस्ट से मांगा गया है। स्पष्टीकरण आने के बाद उनके ऊपर जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह एक स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक यह भी सवाल खड़ा होता है कि जो देहात क्षेत्र से, जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ से मरीज रेफर होकर बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में आते हैं और वहाँ पे इस तरह की करतूत अगर सामने आती है तो यह एक स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सवाल खड़ा होगा। इसके पहले भी ऐसे कई घटनाएं जिला चिकित्सालय में हुआ है, जैसे टार्च के रोशनी पर ऑपरेशन से लेकर के और मरीजों को ले जाने और ले आने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला है। इस सारी चीज़ों के लेकर के कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं जौनपुर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला अस्पताल समेत तमाम सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेडिकेटेड डेंगू वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में डेंगू को लेकर लोगों में दहशत है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी डेंगू से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जौनपुर के तमाम सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू डेडिकेटेड वार्ड बनाकर तैयार किया गया है। यदि हम बात करें जनपद जौनपुर के सागन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां 10 बेडों का डेंगू वार्ड बनाया गया है और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को डेंगू से निपटने के लिए जागरूक भी कर रहा है। तो वहीं जनपद जौनपुर में संदिग्ध मरीजों की संख्या काफ़ी बड़ी है और डेंगू को लेकर लोगों में दहशत बना हुआ है। वहीं चिकित्सक से लेकर जो है स्टाफ नर्सों की जो है 3 पालियों में ड्यूटी सागन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।